नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को कैसे डील करना है। तो पहले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो यहाँ पर अवधि आपसे पूछा गया है और पूछ रहा है नाबार्ड के बारे में। वैसे तो नाबार्ड के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले के सेशन में बताया जा चुका है, फिर भी यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ये कह रहा है कि ग्रामीण विकास बैंक, तो ऐसा बैंक जो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है उसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक संक्षेप में नाबार्ड कहते हैं। अब सवाल ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना पहले ही आप लोग समझ चुके हैं, थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं। 1979 में शिवरमण जो योजना आयोग के सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। और मैंने आपसे कहा था कि विकास बैंक अलग अलग क्षेत्रों को वित्तीय सुविधाएं या वित्त की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकास बैंक की स्थापना की गई। तो यह भी एक विकास बैंक है जो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करता है। मैंने ये भी कहा था कि ये डायरेक्ट वित्त किसानों को या जनता को नहीं देता, बल्कि वाणिज्यिक बैंकों को, सहकारी बैंकों को और इस तरह के जो बैंक हैं उनको उपलब्ध कराता है और वहाँ से किसानों को वित्त मिल पाता है। अच्छा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब अगर आपने पढ़ा है कि सीक्वेंस से पढ़ा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो आपको याद होगा और इसका सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं। शुरुआती पूंजी जो नाबार्ड की थी 100 करोड़ रखी गई थी, उसमें 50% आरबीआई का और 50% योगदान था केंद्र सरकार का। अब पहले की स्थिति ये थी कि आरबीआई की 3 संस्थाएं थीं और वो 3 संस्थाएं इन सभी कार्यों को करती थी, तो अलग-अलग करती थी और उन सभी संस्थाओं के कार्यों को हटा करके या कार्यों को यूं कहें नाबार्ड को सौंप दिया गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन-कौन सी संस्थाएं थी? तो एक थी कृषि ऋण विभाग। तो कृषि ऋण विभाग जो आरबीआई के अधीन थी, उसके कार्यों को हटा करके नाबार्ड को दे दिया गया। इसके साथ साथ ग्रामीण योजना एवं क्रेडिट सेल, इसके कार्य को भी हटा करके यहीं पर दे दिया गया, यानी कि नाबार्ड को ही दे दिया गया। एक और संस्था थी जिसका नाम था कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन, उसके भी कार्यों को नाबार्ड को ही दे दिया गया। तो अगर इतना डीप जाकर के पूछता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को डील कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो किस वर्ष अपनाया गया, ध्यान रखने वाली बात है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1948 में पहली औद्योगिक नीति लाया गया ताकि औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा सके। यहाँ पर देखिए, औद्योगिक नीति औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित है। इसके साथ साथ न केवल औद्योगिक क्षेत्र का विकास, जब औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा तो स्वाभाविक सी बात है रोजगार भी मिलेगा। तो इसमें दो बातें शामिल हैं, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना और रोजगार का सृजन करना। अब देखिए, 1948 में पहली आई थी और इसमें कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद हम औद्योगिक नीति लेकर के आएंगे। लेकिन 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति आती है और इस नीति में अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई दिया, वो संरचनात्मक परिवर्तन 1991 की औद्योगिक रिफॉर्म तक दिखाई देता है। हालांकि कई बार ये कहा जाता है कि 1991 का जो संकट हमारे सामने था, मतलब हमने जो रिफॉर्म किया, बीओपी का संकट था, उसका कारण ही 1956 की औद्योगिक नीति थी। लेकिन सही बात यह है, अगर सही इम्प्लीमेंटेशन हुआ होता तो ये स्थिति नहीं होती। फिलहाल इसका सही आंसर है 1956। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। ये कह रहा है कि बौना उद्यम का भारत में 2018-19 में सेवा योजन मतलब रोजगार और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान कितना है? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सही आंसर देखें तो सही आंसर इसका 14 और 8 है। 14 और 8 इसका सही आंसर है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, 14 और 8 है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे या इस उद्यम की, बौना उद्यम की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो यहीं पर दे दिया गया है
कि 100 से कम कर्मी वाले जो प्रतिष्ठान हैं उन्हें बौना उद्यम कहा जाता है। तो डेफिनेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। और एक बात देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, यहां पर देखिए। अच्छा, पहले मैंने बताया था कि 2019 में CSO प्लस NSSO इनको मिला करके NSO ये बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो ये है नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बिल्कुल नहीं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल्कुल नहीं है। ई वाला ऑप्शन पर हम जाएंगे, क्योंकि अच्छा ई वाले ऑप्शन पर जाने का कारण क्या है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना NSO के द्वारा किया जाता है और NSO के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा ये। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछे जाने को लेकर के थोड़ा सा आप लोगों को डाउट होगा, और उसके आधार पर, हालांकि इसका सही आंसर है उस प्रश्न के हिसाब से जब पूछा गया था तब के हिसाब से देखें तो इसका सही आंसर सी है। लेकिन आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि इस समय की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर देखिए, पीआईबी पर ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ है और कब का है, 26 जून 2026। और मैंने पहले भी कई बार क्लास में जो एप्लीकेशन के बच्चे हैं और जो यूट्यूब के बच्चे हैं सबको मैंने कहा है कि पीआईबी सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एरर फ्री नहीं होता है, एरर फ्री ही होता है, यानी कभी गलती नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या कुछ और हो सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो डेफिनेशन बताया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, तो कैटेगरी क्या है, माइक्रो एंटरप्राइजेज। अच्छा, एमएसएमई को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किस आधार पर देखते हैं, तो इसको विभाजित करने का या इसका डेफिनेशन ही यही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है और उसके साथ साथ एनुअल टर्नओवर कितना है। इन दोनों को आधार बना करके इसकी डेफिनेशन दी जाती है। यहाँ पर देखिए, माइक्रो एंटरप्राइजेज जिसमें इन्वेस्टमेंट और इन प्लांट, ठीक है, इसके साथ साथ मशीनरी इक्विपमेंट, इन सब में अगर 2.5 करोड़ है और उसके साथ साथ एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ है, इसे माइक्रो एंटरप्राइजेज माना जाएगा। अगर स्मॉल एंटरप्राइजेज की बात करूं, इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का है और एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ का है, तो उसे हम स्मॉल एंटरप्राइजेज मानेंगे। इसके साथ साथ मीडियम एंटरप्राइजेज, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ और एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ होगा, तो हम इसे मीडियम एंटरप्राइजेज मानेंगे। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा सकता है, यहीं पर देख लीजिए, करेंट अपडेट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एमएसएमई इम्पैक्ट, ठीक है, यानी कि हमारी इकोनॉमी को ये कैसे प्रभावित कर रहा है, किन किन क्षेत्रों में इसका कितना योगदान है, तो यहाँ पर देखिए, जीडीपी में शेयर 31.1% का है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इसका योगदान कितना है, तो 35.4% का योगदान एमएसएमई अकेले करता है। निर्यात की बात करें तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में 48.58% का अकेले योगदान एमएसएमई करता है। एम्प्लॉयमेंट देखिए, एम्प्लॉयमेंट 38.9 करोड़ रोजगार एमएसएमई प्रदान करता है। इसीलिए सरकार का जोर रहता है कि एमएसएमई का विकास करें, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, मेंटेनेंस की बात कही गई है, यहाँ पर इसके लिए क्या क्या अप्रोच सरकार का है या गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आप चाहें तो जा कर के यहाँ पीआईबी की वेबसाइट से, और देखिए 26 जून 2026 की ये न्यूज़ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। अब इस प्रश्न के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि जब प्रश्न पूछा गया था उसके हिसाब से, और बाकी जो अभी अपडेट है वो भी हमने देख लिया। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, तो आंशिक रूप से परिभाषित करता है, स्वाभाविक सी बात है कि ये आपका आंसर सही होगा इसके हिसाब से, ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो कहा गया है औद्योगिक वित्त। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अलग अलग क्षेत्रों को वित्त प्रदान करने के लिए विकास बैंक की स्थापना की गई है, जैसे सिडबी। सिडबी औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित है। अगर और कहें, जैसे IFCI, ये भी औद्योगिक वित्त से संबंधित है। जैसे कि पहला भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, यह भी है। राज्य वित्त निगम, यह भी है। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी है। नाबार्ड मैंने आपसे कहा था कि कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है, और कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, क्योंकि औद्योगिक वित्त की बात कही गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो स्वाभाविक सी बात है, कई बार इस प्रश्न को रिपीट कर चुके हैं और बता चुका हूं। तो ये लगभग 58% के आसपास, 52 से लेकर के 58% के आसपास तृतीय क्षेत्र का योगदान है। और हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि प्राथमिक का कितना है, द्वितीयक का कितना है और तृतीयक का कितना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत, स्वाभाविक सी बात है कि जीडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र का अधिक है, तो इसमें भी सेवा क्षेत्र ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का या किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो किस क्षेत्र का, ये पिछले दशक की बात कह रहा है। तो ये जब प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रश्न के हिसाब से सही आंसर है तृतीय क्षेत्र का विकास अधिक हुआ है और द्वितीय क्षेत्र का विकास कम हुआ है। इसीलिए इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार मेक इन इंडिया, PLI योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, ये सभी काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखिए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, यहां पर कह रहा है पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है। दूसरा कह रहा है पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है। तीसरा कह रहा है बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है। तो यहां पर देखें, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में जो तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता अर्थव्यवस्था में कम होती है। द्वितीय क्षेत्र पर भी निर्भरता कम होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है, आप ऐसे थर्ड कर लीजिए, इन दोनों का योगदान अर्थव्यवस्था में अधिक होता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है। तो ये कह रहा है बढ़ता जाता है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।